सो हे व्हाट्सअप, हम लोग आ चुके हैं एक और लाइव पे और हमारे साथ है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट पोकाश। तो सबसे पहले बधाई हो सीएसके, ये मैच जीत चुकी है एक और लगातार दूसरी जीत। तो मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे घटा ये मैच, कहाँ क्या क्या हुआ, कौन से की मोमेंट्स थे, इसको अगर थोड़ी देर बयां करें। तो आज था 22nd मैच ऑफ द आईपीएल जो खेला जा रहा था एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई का। तो चेन्नई का होम ग्राउंड था। तो अभी तक जो मैच घटा है चेन्नई पे थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन था। तो एक हाई स्कोरिंग मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस सोच के खिलाफ और उसके साथ था आज ड्यू भी देखने को मिला। पिछले दो गेम में जो नहीं मिला तो इस गेम में ड्यू का फैक्टर भी था, इसीलिए केकेआर ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। उसके बाद सीएसके बैटिंग अच्छी शुरुआत थी क्योंकि ऋतुराज का विकेट जल्दी गया। फिर भी आयुष मात्रे और संजू सैमसन के बैटिंग की बदौलत एक अच्छी साझेदारी हुई। 72 रन का एक बहुत नींव रखी गई पावर प्ले के अंदर। पर उसके बाद स्पिनर्स ने गेम कंट्रोल किया। हम देख रहे थे कि पिच थोड़ा सा ग्रिप कर रहे हैं, थोड़ा सा स्लो भी है। एक दो गेम टर्न भी हुआ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेम फंसा हुआ पे। पर सीएसके ने वहां पर मैनेज किया। छोटा कुछ प्लेयर्स ने देख के खेला, लाइक संजू सैमसन, डेल बॉबिस, टाइम लेग। इसके बाद एक क्वाइट चेजेबल टोटल था, 192 स्कोर किया टोटल, जो एक चेजेबल टोटल था केकेआर के सामने। और एक चेंज देखने को मिला ओपनिंग प्लेयर के साथ केकेआर का। जब आपका पूरा सीजन अच्छा नहीं जाता तब ऐसा चेंज देखने को मिलता है। हमने देखा है ऐसा चेंज होता है, ठीक है। और आपका जब चेंज करना ही पड़ता है क्योंकि आपका सीजन अच्छा नहीं जा रहा है। तो आज चेंज देखने को मिला कि सुनील नारायण एज ए ओपनर खेले और अच्छा बैटिंग किया। फिनल के कंपेयर करें तो अच्छा बैटिंग किया। फिनल एक नथिंग शॉट खेल के आउट है, मैं बोलना चाहता हूँ नथिंग शॉट था वो, कोई जरूरत नहीं था। और एक दो गेम देख सकते थे, उसके बाद अटैक करने जाते तो ठीक है। इस मैच में वर्ल्ड कप में इस ग्राउंड में उन्होंने एक 50 जड़ा था, जो बहुत अच्छा इनिंग्स था। तो थोड़ा देख के खेल के ये गुजरना जाता था। पर उसके बाद एक दो ओवर अच्छा घाटा सीएसके के लिए, जब विकेट गिरा उन्होंने गेम को कंट्रोल किया तब। और खलील अहमद एक बेटर प्लानिंग के साथ आया, जो सुनील नारायण को बॉल डाल रहे थे। तो मैच मिडिल ओवर में स्पिनर ने कंट्रोल किया। नूर अहमद अब विकेट में आ रहे हैं। पिछले गेम में पहला विकेट मिला उनको अभी तक का टूर्नामेंट का। आज 3 विकेट लिए काफी किफायती साबित हुए। उसके साथ आकिल हुसैन, 2-3 कैच ड्रॉप हुए उस बंदे के बॉलिंग में, वरना उसका फिगर भी बहुत अच्छा होता। और कहीं ना कहीं स्पिनर का जो दबदबा रहता है चेन्नई में, हम छोटे जब छोटे से ताब से सुन रहे हैं कि चेन्नई का घर मतलब कि स्पिन होगा मतलब कि धोनी का जलवा होगा और चेन्नई जीतेगा। आज का मैच कहीं ना कहीं उस तरह का गेम था। एक स्लो टर्निंग ट्रैक नहीं कर सकते, स्लो था कहीं ना कहीं। तो वहां पर कोलकाता ने कुछ गलतियां की और यूटिलाइज नहीं कर पाए। पर बैटिंग के लिए बैटिंग फ्रेंडली भी कंडीशन था कि बैटिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं था। तो क्या यूटिलाइज कर नहीं पाए कंडीशन का। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा मानना ये है कि यहाँ पे जो है सीएसके और केकेआर ने जो है अपनी मतलब अभी तक की जैसा उनका सीजन गया है उस हिसाब से उन्होंने ठीक ठाक बदलाव किए हैं और आज सब कुछ मतलब दोनों ही टीमों ने कोशिश की कि सही करें। लेकिन यहाँ पे केकेआर के लिए जो दिक्कत है ना, वो कहीं ना कहीं उनकी मिडिल ऑर्डर साबित होती हुई। वो हर बार वो जैसे ही अंकुश रघुवंशी जैसे ही गिर जाते हैं उसके बाद जो है एकदम ताश के पत्थरों की तरह बिखर रही है। वहां पे आप पहले देखते थे कि रसल आते हैं, रसल आके जो क्विक जो एक 18-19 गेंदों में जो एक 40-50 रन की जो बाड़ी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस कर रहे हैं। और वहीं पे जो बात करें रिंकू सिंह की, मुझे लगता है कि रिंकू सिंह का ये हॉरिबल सीजन जा रहा है और कहीं ना कहीं केकेआर को अब थोड़े 2-3 मैचेस के लिए रिंकू सिंह को रेस्ट दे जाना चाहिए, क्योंकि उस बंदे के ऊपर मतलब कप्तानी का, कुक कप्तानी का इतना प्रेशर है। उसको लगता है कि वो बंदा कुक कप्तानी के प्रेशर में दब के ये खेल नहीं पा रहा। वरना हमने पिछले साल देखा है, छह वो आखिरी ओवर में 30 रन बना दिया है और यहीं पे जो है केकेआर कितने रन से हार गए। तो कहीं ना कहीं वो निराश वो जो है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो और एक कंसर्न है वो है कि इनकी पावर प्ले, केकेआर की जो पावर प्ले है यहाँ पे स्पिन एलिमेंट जब तक नहीं चलेंगे,
केकेआर का पावर प्ले नहीं आ सकता, वो नहीं जीतेंगे। ऊपर से अब मुझे लगता है कि फिनल उनको छोड़ के अब टीम शाइफर्ट की तरफ जाना होगा, क्योंकि वो भी ठीक-ठाक तरीके से मारते हैं। अगर उनके बल्ले में गेंद आएगी तो वो स्टैंड में ही भेजेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी तक उन्होंने ठीक-ठाक ये दिए, और वहीं पे मैं इसी के साथ बात करूँ यहाँ पे सीएसके की, तो सीएसके का जो मेन कंसर्न साबित होता हुआ नज़र आ रहा है कि उनके बल्लेबाजी का जो है ना, उनके बल्लेबाजी विकेट उनके पास बहुत हो रहा है, लेकिन रन उतने बन नहीं रहे। क्योंकि आप देखो आज का जो पिच है, ये पिच 190 का नहीं है, ये कम से कम 200, 210 या 15 वाला पिच है। यहाँ पे केकेआर ने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन आपके पास जब विकेट इतने गिर जाते हैं और आप फिर भी फायर पावर नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बल्लेबाजी ऊपर 6 गेंदों में 7 रन। आप हेलो, हाँ, थोड़ा मेरा आवाज आ टेक्निकल रहा है? हाँ हाँ। थोड़ा टेक्निक थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है यहाँ पे, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो जब तक सुप्ति का आता है तो आज का गेम का जो स्कोर कार्ड है मैं पढ़ के बताता हूँ। तो चेन्नई के तरफ से संजू सैमसन हाँ, ने 32 गेंदों में 48 रन बनाए, बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उसके साथ है आयुष मात्र ने 17 गेंद में 38, इंग्लैंड का उतना अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं था, 6 गेंद खेले और 7 रन बनाए, एक बाउंड्री था। डिवाल ब्रेविस एक मिडिल ऑर्डर की तरह एक कॉम्पैक्ट इनिंग्स खेले, 29 गेंद 41 रन। उसके बाद सरफराज खान ने फिनिशिंग टच का जलवा दिखाने का चेष्टा किया था, 18 गेंद में 23, और शिवम दुबे ने 12 गेंद में 13 रन बनाया, 6 गेंदों में 7 जेमी ओवर्टन। और बॉलिंग की बात करें तो वैभव बड़ौदा ने एक विकेट लिया, 55 रन खर्च किए, जो काफी महंगा था। और सुनील नरीन और वरुण चक्रवर्ती एक काफी अच्छा बॉलिंग आज देखने को मिला इन दोनों बॉलर से। वरुण चक्रवर्ती विकेट ले गए हैं पर सुनील नारिन ने एक विकेट लिया। और कार्तिक त्यागी एक एक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग बॉलर साबित होता है अभी तक क्रिकेट के जो बॉलिंग लाइनअप है उस तरफ से देखे तो, क्योंकि ये बॉलर चोट के बाद वापसी कर रहे हैं बहुत दिनों के बाद, और बहुत अच्छा बॉलिंग है आज। जो चेंज ऑफ पेस था, पेस प्लस फील्ड सेटिंग, एक तक एक बॉलिंग करना था, बहुत मुश्किलफुल बॉलिंग था, मैं मानता हूँ। आपको क्या लगता है? मेरा मानना यह है यहाँ पे केकेआर की जो बॉलिंग है, कहीं ना कहीं उनके जो एक एक ओपनिंग जो बॉलिंग है, यानी कि जो लीड करना है सामने से, वो वैभव अरोड़ा बहुत रन लीड कर रहे हैं, और साथ ही साथ सुनील नारिन जो कि 4 ओवर के बैंक माने जाते हैं, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर से वरुण चक्रवर्ती सारा मतलब उसका कुछ सूत नहीं बैठ रहा है। वर्ल्ड कप के बाद से अगर आप वरुण चक्रवर्ती के स्टैट्स उठाकर देखो, इनफैक्ट वर्ल्ड कप में भी थोड़ी बहुत पिटाई खा चुके हैं वो। तो वरुण चक्रवर्ती का जो ग्राफ है वो जब तक ठीक नहीं आएगा, केकेआर का ठीक नहीं बैठेगा, क्योंकि एक तरफ से सुनील नारायण अपने गुदे भर का जोर लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ से वैभव अरोड़ा हो या फिर हो वरुण चक्रवर्ती, तो ये लोग रन लीक कर रहे हैं। और साथ में कैमरून ग्रीन को भी अब ये लोग ट्राई कर रहे हैं, पर वो भी रन लीक कर रहा है, तो कैसे होगा? और बॉलिंग में इतना रन लीक, लेकिन आज केकेआर की तारीफ वहां पे जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बात करें 13 ओवर से आप अगर देखें 18 ओवर के बीच तक, उनके बीच में उन्होंने कमबैक किया था। सुनील नारायण का वो ओवर, उधर से अनुकूल रॉय का वो ओवर, साथ में कार्तिक त्यागी ने एक बहुत बढ़िया बैकअप, जैसे आउट किया संजू सैमसन को एक पेस ऑन डिलीवरी डल के, उसके बाद वाइड यॉर्कर्स। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी है, लेकिन जो 2-3 गेंदबाज जिस मतलब जो प्रेशर बना रहे हैं, बाकी के वो लोग वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। यहाँ पे मैं आपको और एक बात याद दिलाना चाहूंगा, जब डेवाल ब्रेविस आउट हुए उससे पहले वाला ओवर सुनील नारायण ने डाला था, और एकदम जगड़ के रखा था, जिसके कारण डेवाल ब्रेविस वो आउट से ऑफ स्टंप का वो शॉट खेले, और थर्ड मैन पे के हाथ कैच। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे केकेआर की गेंदबाजी को ठीक करना बहुत जरूरी है, यहाँ पे एक और बदलाव की गुंजाइश है। और साथ ही साथ ओपन में अब मुझे लगता है कि अब बैटिंग ऑर्डर में 2 चेंजेस मुझे लगता है अभी भी करना होगा, वरना हाल और बदतर से बदतर होता जाएगा। एक तो है टीम
टीम साइफर्ट को लाइए, वो भी फिनलैंड की जगह, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, और आप विकेट कीपिंग अंकित रघुवंशी को छोड़ के टीम साइफर्ट से करवाइए। और दूसरा चेंज कि मनीष पांडे को लाइए, मिडिल ऑर्डर में मनीष पांडे को लाइए, वो गेम चला सकते हैं, वो फायर पावर भी ला सकते हैं, इतने साल से खेल रहे हैं आईपीएल में, उन्होंने देखा है कैसे इवॉल्व होता हुआ T20 क्रिकेट। तो मनीष पांडे को लाइए, रिंकू सिंह को 2-3 मैच के लिए आराम दीजिए, वो वाइस कैप्टन है पता है, लेकिन उसको आराम की बहुत जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या राय है इसमें? रिंकू सिंह एक बहुत अच्छे फेस थे जब वर्ल्ड कप के पहले, पर उसके बाद उनका फादर लॉस हुआ तो एक बैड फेस बोल सकते थे, पर वर्ल्ड कप कंटिन्यू किया, ये उसके लिए एक टफ फेस है मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं उनके एक दो मैच उनको खुद से बोलना चाहिए मैनेजमेंट को कि मैं एक दो मैच के लिए बाहर आ जाता हूँ, कोई बेहतर रिप्लेसमेंट ले लीजिए, टीम अच्छा खेले तो ठीक है, नहीं फिर मैं वापस आ जाऊंगा, कोई उतना ज्यादा प्रेशर तो नहीं है। आप बुरा कर रहे हैं ठीक है, ये टूर्नामेंट में ऐसा ज्यादा है, आप एक बेहतर टीम है, पर कभी ना कभी आपको कुछ डिसीजन टफ डिसीजन लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक तो चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कैमरन ग्रीन आपके 25 करोड़ का प्लेयर है ठीक है, आप चाहे तो उसको भी बिठा सकते हैं। तो तब आप क्या कर सकते हैं, कैमरन ग्रीन को बिठा कर आप टीम से सेफर्ट को ले आए, तो टीम सेफर्ट और फिनलैंड जो न्यूजीलैंड का रेगुलर ओपनिंग बैट्समैन प्लेयर है उसको खिला सकते हैं, तब आपको बैटिंग में ऊपर टॉप ऑर्डर में एक फायर पावर मिलेगा। आप रॉबमैन पावल को एज ए फिनिशर यूज कर सकते हैं, और दूसरी तरफ नारिंग को आप मिडिल ऑर्डर में या डाउन लोअर ऑर्डर में खिला सकते हैं। तो आपका चार्ज जो ओवरसीज होगा कॉम्पैक्ट होगा। और मुझे लगता एक मिडिल ऑर्डर में जो चेंज आपने बताया मनीष पांडे, एक बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, काबिल खिलाड़ी है, गेम को चलाना जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से। तो और उसके साथ जो नॉक उन्होंने खेला है अभी तक आईपीएल में, पिछले साल मुझे याद है पिछले या उसके अगले साल कि क्या का मुंबई का जो मैच था वानखेड़े में थोड़ा सा फंस गया था मिडिल में, उन्होंने आकर एक अच्छा फिनिश किया, इम्पैक्ट प्लेयर की तरफ से आया था, मैच को अच्छा फिनिश किया। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा प्लेयर है जो खेल सकते हैं। और एक और टॉपिक यहाँ पे मैं छेड़ना चाहता हूँ, वो है ऋतुराज गायकवाड़ का कैप्टन से भाषण अजिंक्य रहाणे के कैप्टन से, आपको इस दोनों के कैप्टन से में कंपेयर करना चाहे तो क्या बोलेंगे, इस दोनों के कप्तानी के बेसिस पे प्लेयर का परफॉर्मेंस तो बाद में आता है, क्या एज ए कैप्टन क्या लगता है आपको? देखिए, अभी फिलहाल दो टीमें नीचे लगी हुई है, और दोनों है कप्तान, अगर जो भी कप्तान जीतेगा वो कप्तान अच्छा होगा, जो जिसका उस दिन नहीं होगा तो वो एक खराब कप्तान होगा, ये सभी को मान रहा है। लेकिन अगर हम बारीकी से नजर उठाए, बारीकी से अगर हम बात करें दोनों कप्तानी की, तो अजिंक्य रहाणे एक एक्सपीरियंस कप्तान है जो इंडिया को लीड कर चुके हैं, वहीं पे ऋतुराज ने इंडिया को लीड नहीं किया। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सिचुएशन मतलब जब आपके पास अच्छे खासे गेंदबाज नहीं है, जब इंजर्ड टीम है, वो बंदा अजिंक्य रहाणे इंजर्ड टीम लेके भी इंडिया को मतलब ऑस्ट्रेलिया में बीजीडी जीत के आया था, तो उसके पास तो ये पहले से मतलब है ना, और आपके पास वैसे ही कुछ टीम है, तो कुछ ऐसा कमाल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं अजिंक्य रहाणे से। वहीं पे बात करें ऋतुराज की, तो ऋतुराज के ऊपर बहुत सा दबाव है कि यहाँ पे जो जो MS धोनी जिसका लेगेसी इतना बड़ा है, वो लेगेसी को उनके मतलब साथ वो जो भी करे, वो बंदा गलत करे सही करे, हर वक्त उसे कंपेयर किया जाएगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दोनों कप्तान अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अपने कप्तानी के दम पर भी। वो लोग बल्लेबाजी में भी कुछ अच्छा खासा काम नहीं कर पा रहे, लेकिन कप्तानी में कहीं ना कहीं दोनों के पास मतलब वो प्रेशर है, वो बैगेज है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे रियान पराग जैसे नौजवान कप्तानों की, वो उनके पास कोई बैगेज नहीं है, कोई ये नहीं है, इसी के चलते वो लोग फ्रीली कप्तानी कर रहे हैं, वो अपना डिसीजन जो है उसको साबित, उनके साथ साथ वो टीम में ऐसा माहौल दे रहा है जिसके कारण बाकी प्लेयर्स भी परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों कप्तान को अपने आप में झांकना होगा कि वो बैगेज निकाल के अपने आप में, क्योंकि दो काबिल कप्तान है तभी लिए फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फ्रेंचाइजी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, इसका मतलब कि आप में वो है, तो वो चिंगारी है, तो वो चिंगारी अगर ठीक से लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये दो टीमें, ये दो फ्रेंचाइजी बहुत बेहतर करेगी, ये कप्तान बेहतर करेंगे, ये टीम बेहतर करेगी। और मैं और एक बात यहाँ पे बताऊंगा, आप ऋतुराज के गायकवाड़ की जो जिक्र किया है, तो मैं और एक बात बताना चाहूँ, मैंने पिछले लाइव में भी कहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 पे आना चाहिए, इस बार भी मैं वही कहने वाला हूँ, क्योंकि देखिए बैटिंग ऑर्डर जो देखिए सीएसके, अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ को उठा के देखो, उनको छोड़ के देखो, सारे सारे लोग ने ठीक ठाक रन बनाए, तो कहीं ना कहीं वो 6 बॉल
और आजकल के T20 के ज़माने में 6 बॉल में कम से कम 20 तो बनते ही है। कम से कम 20 बनते, तो 20 रन का जो है, और मैं कह रहा था कि ये जो पिच था ये कम से कम 210 200 का तो था ही। वहीं पे जो 10-15 रन सीएसके फील्ड भी शॉर्ट थी, वो अलग बात है केकेआर ने चेज़ नहीं किया। तो कहीं न कहीं ऋतुराज को अभी भी जो है अपना ईगो को साइड में रख के नंबर 3 आना चाहिए, आयुष मत को ओपन देना चाहिए, ताकि ऊपर से जबरदस्त शुरुआत मिल सके। उसके बाद वो 3 नंबर पे आके ये 6 बॉल पे वो 12 बनाए या फिर 6 बॉल पे वो 10 बनाए, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन ऊपर में आके आप पावर प्ले का एक 6 बॉल मतलब एक ओवर होता है, तो एक ओवर अगर आप फेल कर दो और 7 ही रन बनाओ, तो आउटपुट तो ऐसे ही निकलेगा। और कहीं न कहीं ये केकेआर था सामने जो ये चीज़ नहीं कर पाई। अगर आप मुंबई देखो, आरसीबी देखो, राजस्थान या कोई भी उठा के देखो, यानी आप हैदराबाद उठा के भी देख लो, वो लोग भी अगर अपने दिन पे आ गए तो ये 190-92 कुछ नहीं है उनके सामने। तो किसी को ये ध्यान में रखना होगा, ये चेंजेस जरूरी है। और एक बात यहाँ पे आपने कहा है कि जिक्र किया था कि कैमरन ग्रीन को बाहर बिठा के, तो मेरा ये सवाल है, क्या कैमरन ग्रीन को बाहर बिठा के क्या सचिन रविंद्र को लाया जा सकता है? क्या थोड़ा और स्प्रिंट फ्रेंडली, क्योंकि एक तरफ से अनुकूल रॉय है, दूसरी तरफ से सुनील नारायण, क्या वरुण चक्रवर्ती को रिस्क देके वहां पे एक और पेसर लाके, और साथ ही में साथ यहाँ पे कैमरन ग्रीन को भी बाहर निकाल के एक सचिन रविंद्र, तो 3 स्पिनर आपके पास होंगे। और सचिन रविंद्र वो टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी कर सकते हैं, तो ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक्सपोजर मिल जाएगा। क्या लगता है इस बारे में आपको? सचिन रविंद्र का पिछला जो साल था और केकेआर के साथ नहीं थे, सीएसके के साथ थे, तो तब उसका सीजन उतना अच्छा नहीं गया। और एज ए बॉलर अभी तक उतना अच्छा कोई बॉलिंग में नहीं डाले है आईपीएल में। और अभी तक का जो गेम हो चुका है आईपीएल में, पिछले वर्ल्ड कप में वो रन बना के भी आ रहे हैं, विकेट क्रूशियल, मतलब मिचेल सैंटनर से ज्यादा विकेट सचिन रविंद्र के थे, और जिसमें से हाफ तो श्रीलंका में थे, हाफ यहाँ पे भी थे इंडिया में। तो कहीं ना कहीं ये क्या टिकट यूटिलाइज कर सकती है सचिन रविंद्र के साथ ये एक्सपेरिमेंट? अभी अभी तक जो मैचेस हो चुका है आईपीएल में, हम देख चुके हैं कि स्पिनर उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि दूसरा जो आईपीएल एक, हम बोल सकते हैं, 2 फेज में होता है। जब आप दूसरा गेम खेलेंगे किसी किसी भी टीम के साथ दूसरा बार, तो पीचेस यूज पीचेस होता है, तो कहीं ना कहीं तब जो पीचेस मिलेंगे आपको थोड़ा सा ड्राई पीचेस होगा, बॉल ग्रिप कर सकता है। तो अभी आप ये एक्सपेरिमेंट का जो फेज है, आप यहाँ पे चल सकता है। पर आपको जो सेकेंड फेज आएगा, आपको वापस टीम स्टिक करेंगे, आपका जो मेन 11 या 12 खिलाड़ी होंगे, आप स्टिक कर सकते हैं। तो सचिन रविंद्र को आप खिलाए चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप बॉटम ऑफ द टेबल है, तो आपके पास ये फुल फ्रीडम है कि आप जितने चाहिए उतने प्लेयर को इनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको अगला जो साल होगा, क्यों आप देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं केकेआर एक तरफ से ये टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, ऑफिशियली नहीं है पर एक तरफ से। तो आपको दूसरा जो साल है आपका, जो इसके बाद मिनी ऑक्शन है, तो आप उसका चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि मिनी ऑक्शन उतना ज्यादा आपको कंफर्ट नहीं देता। पर आपको दूसरा साल को भी लिए देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो उसका जो फाइंडिंग है वो अभी से शुरू करना पड़ेगा, वरना आप जब दूसरे साल जाओगे तब भी आप एक्सपीरियंस करते रह जाओगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो ये एक्सपीरियंस टीम है, एक्सपीरियंस कैंपेनर टीम है, तो आप, मुझे लग रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट है अगला जो 2-3 मैचेस में है वही पे हो जाना चाहिए। आप दूसरी तरफ ये सीएसके का जो टीम था, मैं पिछले साल उठा के देखो 10th में फिनिश किया, पर उसका जो लास्ट 3 या 4 मैचेस थे, उर्विल बैटल का एक चेंज, करिश्मा से 3 चेंजेस था। उसके बाद देखेंगे कि उसका रिकॉर्ड बहुत मतलब थोड़ा सा अच्छा हुआ, पिछले जो मैचेस थे पिछले साल क्या, तो उससे अच्छा हुआ। तो उसका जो इफेक्ट अभी तक मिल रहा है, पहला 2-3 मैच हारे ठीक है, पर आप जो इफेक्ट देख रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन वो 3 मैचेस या उसके पहले जो 3-4 मैचेस खेले थे, आपने अपॉर्चुनिटीज दिया यंगस्टर्स को, तो उसका इफेक्ट कंटिन्यू रहता है। तो जो भी डिसीजन लेना है मैनेजमेंट को, मुझे लगता है अगले साल का भी सोच के लेना है अभी। नहीं, मैं यहाँ पे और एक बात आपको याद दिला दूं कि इनके पास पथिराना भी है जो इंजर्ड है, और अगर इस टीम में आप पथिराना को इंक्लूड कर दो तो ये टीम की अच्छा खासा हो जाएगी, क्योंकि इनके पास मेन दिक्कत कहाँ है कि ये बॉलिंग में ज्यादा रन लीक कर रहे हैं और बल्लेबाजी इनकी फायर कर नहीं रही है। अगर बॉलिंग थोड़ा सा और कम रन लीक कर दे तो ये बल्लेबाजी शायद चेस भी कर ले। यही 190 अगर 175 होते तो ये लोग चेस कर देते,
क्योंकि तब माइंडसेट अलग होता है, क्योंकि 20 रन का डिफरेंस तब बहुत होता है, 10-20 रन का डिफरेंट, 10-20 रन का मार्जिन बहुत होता है। तो वहीं पे जो है केकेआर को वो सोच के रखना है कि इनके पास जो खिलाड़ी ऑलरेडी है, जो जो इंजर्ड है, वो भी अगर आएंगे तो कैसा लाइनअप बनेगा, क्योंकि अगर आप इस टीम में पथिराना को इंक्लूड कर दोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विदेशी का खिलाड़ी का जो है तो कोटा जो है उनको ध्यान में रखना होगा। और मैं यहाँ पे और एक पाकिस्तान बात में आपसे पूछना चाहूंगा, और बोलिए। वो बात है कि अनुकूल राय का, मुझे लगता है अनुकूल रॉय को केकेआर उतने ढंग से यूज नहीं कर रहे। उनका जो बल्लेबाजी है वो, और साथ ही साथ गेंदबाजी में आज ठीक ठाक उन्होंने गेंदबाजी की है और उनको यूज भी बढ़िया किया है, लेकिन बल्लेबाजी में वो बंदा कम से कम 8वें नंबर का तो बल्लेबाज नहीं है, उससे ऊपर का बल्लेबाज है, वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं अपने डोमेस्टिक में। ये आपको क्या लगता है कि कौन से नंबर पे अनुकूल रॉय को ट्राई करना चाहिए केकेआर को? मैंने पिछले मैच का प्रीव्यू में ये आपको कॉल में बताया था, लगता है कि अनुकुल रॉय के बारे में। जो ये बंदा लास्ट 12 महीने में जो ट्राई किया है, झारखंड के टीम से खेले, जहाँ पे ईशान किशन जैसा कप्तान मिला उनको, वो तो उन्होंने क्या बोला ईशान किशन को कि मैंने बैटिंग पे काम किया है तो मुझे अपॉर्चुनिटी दिए, 3 पे नहीं है तो 4 या 5 पे खिलाए, थोड़ा मैं 8 का बैट्समैन तो नहीं हूँ, तो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, मैं अच्छा परफॉर्म किया तो खिलाते रहना, वरना डाउन द ऑर्डर खिलाना। तो उसका इफेक्ट हमको क्या देखने को मिला, इसका जो एंड हुआ, जस्ट एंड जो एसएमएटी था, उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट था अनुकूल राय। मुझे याद नहीं है, 300+ रन था एक 50 के साथ, और लगता है प्राय अप्रोक्स 15+ विकेट था, जो एक इंडियन जो टूर्नामेंट होता है वहां पे अच्छा खासा रिकॉर्ड है। वहीं पे आप उसी प्लेयर को जब क्रिकेट यूज कर रहे हैं एज ए बॉलर, आप उसका पूरा कोटा कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसका बैटिंग जब आ रहा है तब टीम हार चुका है पूरा मैच। तो मुझे कहीं ना कहीं आज के मैच में लग रहा था, जब रिंकू सिंह आउट हुआ, तो एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के देखते हुए आप अनुकुल रॉय को पहले भेज सकते थे। अनुकुल रॉय एज ए बैटर बहुत इम्प्रूव किया, अगले पिछले मैच में भी रन थोड़ा सा बनाया, तो बैटिंग का जो काबिलियत है उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है, तो उसको यूज कर सकते हैं कि क्या, उसको सही तरीके से यूज कर सकते हैं। आपने जब रिंकू सिंह, जो आपके साथ शायद 20 या 21 के साल से है, पर आपको उसको नहीं खिलाया, 2-3 साल बेंच में बिठा के रखे, फिर जब अपॉर्चुनिटी मिला 22 में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 23 में आपको और ज्यादा अच्छा किया, 24 में आपको टूर्नामेंट जिता के दिया। तो ऐसे प्लेयर आपके साथ जब रहता है, आप उनको ऊपर ट्रस्ट करें। अनुकुल रॉय बहुत दिनों से क्रिकेट जो टीम से खेल रहे हैं, तो आप उनको जब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो पूरी अपॉर्चुनिटी दे। हमने जब रिंकू सिंह का देखा था 2022 में, जब क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने उनको अपॉर्चुनिटी दिया, तब उनको 5 रेगुलरली नंबर 5 बैटिंग पोजीशन दे रहे थे, तो तब उन्होंने 400 या 500 रन का एक सीजन गया, उसके बाद 300 350 रन का एक सीजन गया, ऐसे ही इम्प्रूव होता है बैट्समैन। उनके बाद उन्होंने इंडिया कॉल अप भी आया, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर का रोल भी उनको मिला। तो ऐसे आप किसी को प्लेयर को अपॉर्चुनिटी जब नहीं देंगे तो वो कैसे आपको काबिलियत पता चलेगा। तो अनुकूल रॉय को बेटर यूज हो सकता है, अभी तक उनका 1% भी यूज क्रिकेट ने नहीं किया मुझे लगता है। आज जैसा बॉलिंग डाल रहे थे उन्होंने, 1-2 गेंद इतना ज्यादा स्पिन हुआ, डियर बेबीज एक गेंद लीव किया, उन्हें लगा वाइड होगा, और वो गेंद अच्छा स्पिन किया, 1-2 आर्म गेंद था बहुत अच्छा लगा मुझे कि वेरिएशन, उसके साथ चेंज ऑफ पेस, जो शायद किसी एक गेंद में आउट हुआ, तो वहां पे मुझे अच्छा लगा कि उनका जो चेंज ऑफ पेस था बहुत अच्छा था। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे चेंज ऑफ पेस मिड विकेट आउट किया, उसके साथ जो लॉन्ग बाउंड्री का उसका यूज किया, और साथ साथ पेस थोड़ा सा कम किया, पिछले गेंद के से थोड़ा सा स्पीड कम किया, जो उनको एलिवेशन नहीं मिला। तो ऐसे कुछ चेंजेस है जो उनको रहे हैं। तो देख के हमको पता चल रहा है कि उन प्लेयर ने बहुत अच्छा इम्प्रूव करके आया है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड में बहुत कम किया है अपने ऊपर। तो आप उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए और बेहतर तरीके से दीजिए। और कहीं ना कहीं केकेआर के हार में जो है वो कोचिंग स्टाफ का जो थिंकिंग टैंक का जो है बहुत बड़ा हाथ है। आपको क्या लगता है, केकेआर के पास इतने बढ़िया कोचेस है, आप बात करें शेन वॉटसन, डीजे ब्रावो, उसके बाद
आपके पास मौजूद है आंद्रे रसेल पावर कुछ करके, पता नहीं क्या पावर सिखा रहे हैं, एक भी छक्का मार के नहीं दे रहा ये वो, क्या पावर क्या जड़ी बूटी खिला रहे हैं पता नहीं। उसके बाद बात करें अभिषेक नायर, तो ये जो सपोर्ट स्टाफ है, अगर सपोर्ट स्टाफ के बारे में, अगर सपोर्ट स्टाफ के ऊपर अगर आईपीएल जीता जाता तो केकेआर एकदम टॉप पे करती, क्योंकि इतना सपोर्ट स्टाफ कोई नहीं यार, हर एक बंदा टीम साउदी, उसका मैंने बात ही जिक्र ही नहीं किया। तो ये सब होने के बावजूद भी क्यों नहीं ठीक हो पा रहा, क्या कहाँ पे गलती हो रही है केकेआर से, कौन सी ऐसी जगह है, क्या कम्युनिकेशन में गैप है, या फिर कप्तानी में वो स्पार्क नहीं, या फिर प्लेयर्स को अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको क्या लगता है इसके बारे में? मेनली आप ये क्रिकेट में तो सापुस्ता का काम होता है, आप फील्ड के बाहर काम कर सकते हैं उसके साथ, और आप उसके साथ तो फील्ड में रहकर कुछ नहीं कर सकते। और जब गेम चलता है, प्लेयर ग्राउंड के अंदर होता है, तो पूरा गेम आपके हाथ में है, आप बाहर से कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सापुस्ता का जो काम है वो बाहर करना चाहिए। पर जो प्लानिंग, वो तो सापुस्ता का ही है। मेनली एज ए बॉलर आप जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो मेनली डाटा के बेसिस पे चलता है, एनालिसिस के बेसिस पे चलता है। वीडियोग्राफर, डाटा सबका बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो जैसे मैं जब बॉलिंग में आया था वैभव अरोड़ा, उनका प्लानिंग साफ था कि वाइड एयर का डालना है मुझे, ये बैट्समैन से दूर डालना है, तो ये प्लानिंग पहले हो जाता है। पर दूसरी तरफ उन्होंने किया ट्राई किया एक ब्लॉक करने के लिए, फील्डर रख के भी उन्होंने बाउंसर ट्राई किया, कुछ इधर उधर ट्राई किया। ये आपके ऊपर है कि आप क्या ट्राई कर रहे हैं, तो वो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, आपने रिस्क लिया, वो इफेक्टिव नहीं हुआ, पर आप उसको प्लानिंग का फिर से आप आइए। जैसे कार्तिक त्यागी का एक मोमेंट है, जब उन्होंने पहला गेंद स्लोअर हिट द डिक किया, स्लोअर गेंद था, शॉर्ट ऑफ लेंथ, संजू सैमसन ने बहुत अच्छा शॉट मारा, 6 गया। और उसका जो पहला ओवर था उन्होंने 140 प्लस 5 गेंदे किए थे, इसमें एक दो एक दो रन है, पर उतना ज्यादा एक्सपेंसिव ओवर नहीं था। पर उनका पहला दूसरा ओवर का पहला गेंद छक्का चला गया, उनके ऊपर प्रेशर है, तो उन्होंने क्या किया, उनका जो स्ट्रेंथ है उस पर बैक किया, पेस ऑन डिलीवरी ऑन द स्लॉट बॉल था। और उसका स्पीड जब और 2 या 3 किलोमीटर कम होता तो संजू सैमसन उनको स्टैंड में पहुंचे थे। पर इसमें क्या हुआ कि वो स्टंप्स को टैकल करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक दो चेंजेस है, तो आप उन मैच के सिचुएशन को समझते हुए आप करेंगे। पर सपोज स्टॉप का जो प्लानिंग हो वो बाहर से करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो प्लेयर और जो सपोज स्टॉप का जो कनेक्शन का गैप, ये है, हमको पता चल रहा है बाहर से देख के भी। आपको लगता है कि कोई गैप नहीं है, ठीक है, पर कहीं ना कहीं हम जो बहुत अच्छे से बारीकी से देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन गैप लगता है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं, आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं, मैं यही पे और एक बात करना चाहूंगा। देखिए, प्लानिंग आपके पास हमेशा एक विकल्प होना बहुत जरूरी है। अगर आपका प्लान ए काम नहीं कर रहा तो प्लान बी तो होना चाहिए। यहीं पर केकेआर की गेंदबाजी में सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर एक गेंदबाज प्रेशर में आ जा रहा है, अगर वो मार खा रहा है तो वो मार ही खाता जा रहा है, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। या तो उसको गेंदबाज से हटाना पड़ेगा, या फिर उसका जो खुद का स्ट्रेंथ है वो नहीं कवर पा रहा है। आप वरुण चक्रवर्ती की बात करें, अब बात करें वैभव अरोड़ा की, वैभव अरोड़ा ने कितने रन खाए हैं, वो आखिरी ओवर अच्छा डालने के बावजूद 50 रन खा गया, 50+ रन। और वही पे वरुण चक्रवर्ती का तो ओवर भी मतलब क्या बताया अब। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब मैनेजमेंट को थोड़ा और बेहतर तरीके से प्लानिंग करना होगा, उनका प्लानिंग में कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो लूप होल साबित होता हुआ नजर आया, और वो सीएसके ने और भी ज्यादा खुरेद के निकाल दिया। क्योंकि अगर आप 190 भी चेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब आपके पास सीरियस कंसर्न है। वही पे अगर मैं सीएसके की बात करूं, अब हमने केकेआर में इतना टाइम लगा दिया, तो अब सीएसके में बात करना होगा। तो केकेआर की तरह जब अगर आप बात करें सीएसके के वो जो है ना, कि शिवम दुबे के से पहले वहां पे सरफराज खान को भेजना, जहां पे स्पिनर ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे, इस मूव को आप कैसे देखते, क्या लगता है ये मूव क्यों चला होगा? मुझे क्योंकि कहीं ना ऑलरेडी कहीं आईटी बैटर था। मुझे कहीं ना कहीं आज लग रहा था कि डेल ब्रेविस जब खेल रहे थे, एक राइटी बैटर है और स्पिन डोमिनेट कर रहा है, और सुनील नरीन और वरुण चक्रवर्ती का अच्छा खेलते हैं, और अनुकूल रॉय भी है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो उन तीनों का अच्छा खेलता है शिवम दुबे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शिवम दुबे को प्रमोट करेंगे, और सरफराज खान एट द एंड आके पेसर को जो फिनिशिंग टचेस दे रहे थे पिछले 2 कुछ मैचों से,
तो वो देंगे, पर कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट का कुछ अलग सोचता लगता है। सरफराज उतना स्पिन तो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, रेड बॉल क्रिकेट में हमने देखा है, पर कहीं ना कहीं व्हाइट बॉल में स्पिन उतना अच्छा अभी तक नहीं खेले है। एक दो स्लॉग ट्राई किया, अच्छा बैट पे बॉल आ नहीं रहा था, तो उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किया कि दूसरे शॉट खेली है, सिंगल लिए और स्ट्राइक रोटेट के, ठीक है। पर कहीं ना कहीं दुबे आता तो एक दो बड़े छक्के देखने को मिलते, या नहीं भी हो सकता, ठीक है, पर शिवम दुबे को काबिलियत है, हमने देखा पहले भी। तो कहीं ना कहीं शिवम दुबे एक आपको क्वेश्चन देते हैं कि स्पिनर आया और स्पिनर आपको गेम के आउट हो जाते हैं, कि शिवम दुबे आया तो आप पैसा नहीं डालेगा। शिवम दुबे जब ऐसा खेल रहे थे, शायद खेलते, डियल ब्रेविस का भी एक अपॉर्चुनिटी होगा कि उन्होंने कुछ टाइम लिया है, वो भी अटैक करने जाते, तो एट द एंड फिनिशिंग टचेस को देने के लिए आपके पास शिवम दुबे रहता, पर टीम मैनेजमेंट डिफाइंड थिंकिंग के साथ गए हैं आज। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव नहीं था आज। ये टीम अगर हार जाती तो कहीं ना कहीं वही 10-15 रन से हारता जो सरफराज खान ने डॉट किया है। तो ठीक है, पिछले मैच में देखना पड़ेगा क्या चेंजेस होता है। हाँ, के यहाँ पर केकेआर थी तो बच गए, वरना और कोई टीम होती कि ये 10-15 रन का जो था ये बहुत ज्यादा, क्योंकि आज के जमाने में स्पिन हिटिंग मतलब पावर हिटिंग ही स्पिन को डोमिनेट करती है। वो स्वीप, वो कन्वेंशनल जो बैटिंग सरफराज ने किया वो रेड बॉल में चलता है, वो टेस्ट मैचेस में चलता है। पर आज का जो हमारा जो मॉडर्न T20 है, ये इतना इवॉल्व कर चुका है कि यहाँ पे स्पिनर को अगर आप बैश करते हो तभी आप स्पिनर को डोमिनेट कर सकते हो, गेम को डोमिनेट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और वहीं पे जो है सरफराज ने जो है मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी नहीं की है, बहुत से गेंद डॉट किए। वहां पे शिवम दुबे अगर होता तो कम से कम एक दो छक्के तो लगते ही, क्योंकि वो बंदा उनका जो फोरआर्म है, जो जो उनका रीच है, वो खड़े खड़े छक्के लगाते हैं स्पिनर को। तो ये कहीं ना कहीं, और उनको अगर ज्यादा गेंद नहीं मिलती तो हो सकता है वो और बड़ा फिनिश कर पाते। तो यहाँ पे जो है सीएसके को थोड़ा सोचना होगा और ऋतुराज को लेके और सोचना होगा, क्योंकि ऊपर में वो ठीक है। और मैं यहाँ पे और एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आप क्योंकि सीएसके के सपोर्टर है तो आपसे तो और भी पूछना ये जायज होगा कि अगर जब महेंद्र सिंह धोनी बाहुबली जब आएंगे तो इस टीम में कौन से नंबर पे खेलेंगे और क्या होगा, क्या होना चाहिए? क्योंकि हाल जब पहले तो खबर ये थी कि 14 मतलब पहले 2 हफ्ते के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद जब बिजनेस एंड के तरफ जब टीम होगी तो तब तो शायद वापस आ जाएंगे। और तब कौन सी फॉर्मेशन में सीएसके खेलेगी, तो कौन से नंबर पे? क्योंकि अभी 7 नंबर पे जमी बटन खेल रहे हैं, तो जो जो न्यूज उसको मिला है ज्यादा अभी समझ तक गए। कि जो न्यूज मिला है कि उन्होंने थ्रो डाउन लिया है, कल भी लिया था, पर अभी तक मैच खेलने के जो फिटनेस है उनको रिच नहीं किया, तो इसीलिए वो टीम के बाहर है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरफराज खान को जो पेस है वो कहीं ना कहीं डेंजर में हो सकता है जब वो आएंगे। इतना बेहतर खिलाड़ी है जो इतने साल तक चेन्नई के लिए खेले हैं, अब उनको तो बाहर बिठा नहीं सकते। और उसके साथ जो कीपिंग का जो दर्जा है उन्हें सेट किया है, तो उनको आप एज ए कीपर एंड विकेट कीपर बैटर ही खिलाएंगे। वो बैट 7 पे किया करे या 8 पे करे वो बाद में आएगा। एज ए विकेट कीपर जो फील्ड सेटिंग में आपको हेल्प करेंगे, कुछ स्ट्रेटेजी से हेल्प करेंगे, ऋतुराज को गाइड और ऋतुराज को गाइड करेंगे एज ए कैप्टन और मेंटर। तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप उनको विकेट कीपर बैटर की तरफ खिलाएंगे। और ये टीम में अभी तक जो भी ओपनिंग है, मतलब ओपनिंग पोजीशन है, उनके लिए एक ही सर्टन पोजीशन खुला है जो है सरफराज खान का पोजीशन। और सरफराज खान ने कोई बुरा परफॉर्मेंस नहीं किया, और उस बंदे ने एक 50 भी लगा है, अच्छा एक दो मैच में फिनिशिंग भी किया है। पर कहीं ना कहीं आपको एक प्लेयर को आने के लिए दूसरे को जाना पड़ेगा ही। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरफराज खान के जायगा में आएंगे और 7 या 8 भी बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि वो फिटनेस अभी तक नहीं रहा। आप एज भी हो गए और सर्टेनली हम सबको मालूम पड़ चुका है कि यह उनका लास्ट सीजन है। तो कहीं ना कहीं आप उनको जब एट द एंड ऑफ द करियर है, आप उनको मौका देंगे ऑब्वियसली। उन इतना बड़े खिलाड़ी को आपको मौका देना जरूर, आपको मतलब जरूरी नहीं, आपको ये उनके लिए क्या बोल सकते हैं,
ट्रिब्यूट रिस्पेक्ट है, ट्रिब्यूट दे सकते हैं। ट्रिब्यूट या रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट बोल सकते हैं जो आप देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सरफराज खान चेंज हो सकते हैं। और मुझे कभी कभी तो ये भी लग रहा है कि टीम का परफॉर्मेंस जो पिछले 2 मैच उसमें अच्छा रहा, तो कहीं ना कहीं वो भी चाहेंगे उनका जो मैच लीडर है वो और भी डिले हुए मैच का परफॉर्मेंस, टीम का परफॉर्मेंस अच्छा हो। और उनका परफॉर्मेंस ठीक है, जब आएगा तब देखा जाएगा, पर होप करते हैं कि जल्दी आ जाए एट द एंड। अगर उनका जब लास्ट सीजन है अगर हम देख लेंगे। हाँ, अगर माही आएंगे एज अ विकेट कीपर तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन को विकेट कीपिंग ग्लव्स यानी दस्ताना को हम नहीं देखेंगे। लेकिन दस्तानो फ्यूचर में जरूर होगा संजू सैमसन के हाथ में, क्योंकि इसीलिए उनको ट्रेड किया है। तो लेकिन क्या मुझे एक वाइल्ड थ्योरी लग रही है, वैसे है तो ये गाली खाने वाला काम, क्या माही को ओपन करना चाहिए संजू सैमसन के साथ ऋतुराज को नीचे आके? क्या लगता है आपको? नहीं नहीं है, क्योंकि उनके वो घुटनों उतना फिटनेस नहीं है। एक दो बार मैंने अश्विन का पॉडकास्ट, अश्विन ने मैच प्रेजेंटेशन में भी कहा था कि अश्विन को माइक ओपन कर दो, वो 1-2 ओवर खेलेंगे या 6 ओवर खेलेंगे मैक्सिमम, उनको जो मैक्सिमाइज करना होगा कर देंगे। पर अ, वो जो पर्सन है हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है वो क्या करते हैं, वो हमसे भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको पता है लास्ट का वो जो 5 या 10 गेंद है उनके लिए काफी है। मैच हो सकता है वहीं पे बदल ले, या पर कुछ नहीं है। तो या 0 या छक्का, ऐसा एक बैट्समैन है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, जब आएंगे देखा जाएगा। फिलहाल अगर ये अच्छा चल रहा है तो चलने देते हैं, ऐसा चल रहा है माहौल हाँ, सीएसके का। तो दूसरा जो अच्छा। मैच है